घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ए.के. गांगुली पर लगे आरोप सही, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। और सांप्रदायिक हिंसा बिल समेत कई अहम बिल को लेकर विपक्ष और सहयोगी दलों के निशाने पर सरकार। बड़ा सवाल, आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं कांग्रेस और सरकार के रणनीतिकार। सबसे पहले बात करेंगे जस्टिस गांगुली, सुप्रीम कोर्ट के जज, सेवानिवृत्त जज पर कानून की एक स्नातक छात्रा की ओर से लगे यौन शोषण के आरोप को जांच कर रहे पैनल ने माना है कि उस महिला के आरोप सही है, लेकिन साथ ही कोर्ट ने इस बारे में कोई कार्रवाई करने में असमर्थता जताई है। और उन्होंने कहा है कि देखते हुए कि उक्त महिला सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत नहीं थी और संबंधित जज भी घटना वाले दिन तक पद पर नहीं थे, इसलिए न्यायालय की ओर से कोई और कदम उठाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमारे साथ आपको बता दें डॉक्टर शकील जुमान अंसारी साहब हैं, सदस्य हैं ओबीसी आयोग के हैं। नावेद अहमद साहब हमसे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एडवोकेट मुश्ताक अहमद साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, और वरिष्ठ पत्रकार हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ उपेंद्र प्रसाद जी। सबसे पहले मुश्ताक अहमद साहब जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो जांच समिति थी और समिति के बाद जो रिपोर्ट आज सार्वजनिक हुआ है, उसमें जो बात कही गई है, लीगली इसको कैसे देखते हैं कि कहां जाएगा? अब ये लड़की के ऊपर है कि क्या करेंगी वो लड़की, किस तरह के लीगल रिकोर्स लेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की जो कमेटी बनी थी जी, तो उसने लड़की के स्टेटमेंट को और जस्टिस गांगुली को स्टेटमेंट को लिया जी, और जो है कंक्लूसिवली, ये कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं है, ये प्राइमा फेसाई रिपोर्ट है कि जो है वो कंप्लेंट उसका सही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, तो वो इसलिए कि वो उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, क्योंकि जस्टिस गांगुली जो है सीटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नहीं है जी। तो यहाँ पे बात आती है जुरिस्डिक्शन की, और जब सुप्रीम कोर्ट को जुरिस्डिक्शन ही नहीं है तो जाहिर है कि उन पर कोई जो है प्यूनिटिव एक्शन जो है वो कैसे ले सकता है। अब ये है कि कंप्लेनेंट के लिए क्या रास्ता इसके लिए बचा हुआ है, वो चीज़ है। तो ऑलरेडी जो है कलकत्ता में वहाँ के एक एनजीओ ने एफआईआर रजिस्टर करने के लिए जो है वो वहाँ पे दरखास्त कोर्ट में दिया है। तो अब ये होगा कि एफआईआर रजिस्टर होगा, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, उसमें चार्जशीट दाखिल करेगी, केस ट्रायल में जाएगा, और अगर वो केस सच्चा होता है तो उनका कन्विक्शन होगा, सच्चा नहीं होता है तो उनका एक्विटल होगा। तो अब जो है जो रूल ऑफ लॉ का यहाँ पे प्रोसेस है, इसमें हम आप या सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। लेट द रूल ऑफ लॉ, और वो भी जो है लोअर कोर्ट में, जो ट्रायल कोर्ट होता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, वहाँ से इसका ट्रायल होगा, और जो भी जो है बाद में एविडेंस के हिसाब से आएगा उसके हिसाब से उस पर फैसला होगा। जी, 2-3 सवाल और हैं, खास करके आप देखें उपेंद्र जी, जो बातें आ रही थी, हालांकि इस बात को लेके समिति बनी, समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ, सार्वजनिक तौर से बात कही गई कि जो पीड़िता ने जो शिकायत की थी वो बिल्कुल निराधार नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो मांग उठ रही थी कि उनको राज्य मानव अधिकार आयोग से, वहाँ पे जो पश्चिम बंगाल के मानव अधिकार आयोग के वो प्रमुख हैं, उसके पद से हट जाना चाहिए। आपको लगता है कि ये चीज़ें अब, चूँकि ये जांच समिति थी शुरुआती, अब वहाँ पे ये मांग और बढ़ेंगी या मांग और मजबूत तरीके से? मांग तो बढ़ेगी, क्योंकि जब मान लिया गया कि प्रथम दृष्टि में अपराध हुआ है, तो इतना कभी कहा गया तो नैतिक रूप से तो उन पर दबाव बनेगा कि अब आप इस पद पर मत बने रहिए, क्योंकि मानवाधिकार आयोग पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग में है वो, तो एक नैतिक दबाव उन पर जरूर बनेगा और बल्कि बढ़ेगा भी। लेकिन अब सवाल उठता है कि वो उस दबाव के तहत इस्तीफा देते हैं या न देते हैं। इसमें उन्हें ये भी डर लगेगा कि अगर हमने इस्तीफा दे दिया तो लोग मानेंगे कि हमने दोष स्वीकार कर लिया। एक सबसे बड़ा खतरा ये रहता है। मुख्य न्यायाधीश उनको हटा देंगे जो वहाँ पे है, मुख्य न्यायाधीश? हाँ, तो वो जो हटा सकते हैं, तो वो जो अगर हटाने का कोई जो तरीका है उसके तहत हटाया जा सकता है। लेकिन हटाने के पहले भी मुख्य न्यायाधीश भी थोड़ा झिझकेंगे हटाने में, वो भी उनको कहेंगे कि भाई आप इस्तीफा दे दीजिए, एक सम्मानजनक तरीका होता है इस्तीफा देने का। और हटाने का, तो हटाने के लिए जो सब्सटेंशियल एविडेंस, सब्सटेंशियल कॉज भी होना चाहिए, ठोस वजह होनी चाहिए
सिर्फ यह है कि प्रथम दृष्टि से लग रहा है ऐसा, तो एक नैतिक मामला ही है। चूंकि ऐसा लगा है, 3 लोगों ने कहा है, तो आपको एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए करें। लेकिन क्या जो नैतिक आधार पर चीफ जस्टिस वहाँ के जो हैं वो हटा नहीं सकते, हमें लगता है कि वो हटाने में भी वो झिझकेंगे। हाँ, अगर ये पॉलिटिकल डिसीजन कोई होता है, पॉलिटिकल पार्टियां अगर को करना होता, कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल लीडरशिप, चीफ मिनिस्टर को करना होता है ये बात, कैबिनेट को ये बात करनी होती, तब वो शायद कर देती। लेकिन एक चीफ जस्टिस के लिए ये मुश्किल हो जाएगा निर्णय लेना कि सिर्फ नैतिक आधार पर या आरोप के ऊपर। लेकिन ये चूंकि 3 सुप्रीम कोर्ट के गठित द्वारा ये समिति थी, तो समिति का रिपोर्ट इस तरह ना कहीं दबाव तो बनेगा, या हो सकता है उनके ऊपर ये नैतिक दबाव पे वो इस्तीफा दे सकते हैं। नैतिक दबाव बनेगा, ये निर्भर करता है पूरी तरह से उनका अपने टेम्परामेंट पर निर्भर करता है कि इसको कैसे लेते हैं। तो हमें लगता है कि आमतौर पर तो लोग नैतिक दबाव में इस्तीफा दे देना चाहेगा, लेकिन खतरा वही रहता है कि अगर आपने इस्तीफा दिया नहीं, कि मान लिया जाए कि आपने इस्तीफे में आपने स्वीकार कर लिया। ये जो एक बना हुआ है, जो हमारे जो वैल्यू सिस्टम है, हमारा सिस्टम बना हुआ है कि अगर आपने इस्तीफा दिया तो मान लिया जाएगा कि कहीं ना कहीं आपने स्वीकार कर लिया। शकील साहब, ये स्थिति बनती है यहाँ पे, आपको लगता है ये स्थिति बनती है? और जो स्थिति बनी हुई है उसमें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, कई दिनों से मामलात चल रहे हैं, लेकिन आज की बात कुछ अलग है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने माना है कि प्रथम दृष्टि से ये अपराध हुए हैं, या इसको कह सकते हैं इस तरह से उन्होंने माना है। ये क्लियर कट तो ये नहीं कहा है कि अपराध हुआ ही है, लेकिन उन्होंने कुछ स्वीकार किया है कमेटी ने, लेकिन इसके साथ ही कह दिया है वो जो हमारे भाई कह रहे हैं, और सारी डिटेल है। लेकिन एक पॉलिटिकल, एक डेमोक्रेसी का एक अच्छा पहलू है, या इसका बहुत हम समझते हैं कि एडवांस पहलू है कि हर चीज़ में इस्तीफा फौरन मांगने लगते हैं लोग, और पॉलिटिकल लोगों से तो मानते हैं, और पॉलिटिकल लोग कई बार देते भी हैं, और नहीं भी तो इस्तीफा मांगने का है। लेकिन अभी पिछले दिनों जब उस तरफ आया था ये मामला जस्टिस साहब का, तो कहा गया था यही कि अब इस तरह की बड़ी घटनाओं में अगर कोई आदमी किसी के खिलाफ अगर कोई आरोप लगा देता है और इस्तीफों का दौर शुरू हो जाए, तो ये मामला भी बड़ा क्लियर कट है। आज की क्रेडिबिलिटी एक इंडिविजुअल्स और एक सिटीजन्स की घटी है कि ये नहीं कहा जा सकता है कि वो जब वो कह रहा है तो मोरल राइट है, उसको पूरा सही तरीके से कह रहा है। कई बार केसों में तो इस तरह से एक पॉलिटिकल जो लक्षण लगता है कई बार, और वो उसका जो मामला आगे कोर्ट तक है। इसका ये मतलब नहीं कि वो घटना नहीं घटी हुई होगी या जो है। तो इस दृष्टि से इस्तीफा देना और कितने महत्वपूर्ण, कितने आगे बढ़ के देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये एक ऐसा विषय है जिसका डिबेट होने की आवश्यकता है। जैसे हमारे भाई कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि एक बार इस्तीफा अगर दिया जाए और कल एक्विटल भी हो जाता है उनका, तो दाग तो उनके सर पर लग जाता है। लोग आमतौर पे स्वीकार कर लेता है इस्तीफा देके में दे दिया। जिस तरह का माहौल है मुश्ताक अहमद साहब, इस वक्त जो नए कानून बने हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ने वाली हैं लीगली और अदरवाइज? खास करके कानून के मुख्य सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, वो सेवानिवृत्त जज है। 3 जस्टिस RM लोधा, जस्टिस HL दत्तू और जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की पैनल की घोषणा हुई थी। इस पैनल ने इस रिपोर्ट दी, उस जांच करने के बाद ये उनको जो प्रथम दृष्टया जो जिसे कहते हैं वो स्थिति बन रही है जी। तो इसमें क्या देखते हैं कि नए कानून के तहत जो भी होगा वो तो एक जब कंक्लूड होगा तब पता चलेगा। अभी इस्तीफा होना चाहिए क्या? देखिए, अभी तो इस्तीफा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए और उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, इसलिए कि इस्तीफा से जो एक प्रिजम्पशन जो होगा वो निगेटिव प्रिजम्पशन होगा। और जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने तो सिर्फ ये कहा है कि ए प्राइमा फेसाई केसेस में डाउट, वो तो जो है जब ट्रायल में जाएगा और ट्रायल में एविडेंस आएगा तब तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात यह है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ द कैलकाटा हाई कोर्ट, उनको हटाने का कोई पावर और जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्योंकि जो है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को जो है जो चेयरमैन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और जो वो एक्ट है उसके तहत जो है चेयरमैन को या मेंबर्स को
हटाने के जो है वो प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, तो वो प्रोसीजर्स को जो है फॉलो किया जाएगा। उस प्रोसीजर्स में अगर पाया जाएगा कि इनका रहना ठीक नहीं है, तब जो है वहां से हटेंगे, हटाने का। और दूसरा ये है, महिला संगठन मांग कर रहे हैं इस बात को लेकर। नहीं, मांग करने से क्या है, वो तो जो है वो तो कहेंगे कि उनको जो है सरेआम जो है लटका दीजिए, उससे कुछ नहीं होता है। हमें तो चलना है कि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, तो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से जो है उसमें क्या होना चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ का यही कहता है इसमें कि अगर जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन से उसको हटाना है तो उस एक्ट के तहत ही जो है प्रोसीजर दिया हुआ है उसको फॉलो किया जाएगा। हमारे कहने से या वीमेंस के कहने से जो है ये सब जो नहीं हो सकता है, ये सब स्मोक स्क्रीन है और इस पर ये घास पात है, इस पर हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है एक सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं जी। तो दो ही तरीके हैं, एक तो ये है कि एक्ट के कानून अपना काम करे और कानून जब तक कानून का फैसला नहीं आए तब तक वो बने रहे। ये स्थिति बन रही है। आपने सवाल ये किया कि जो नया कानून आया हुआ है जी, जो ये सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एक्ट जो आया हुआ है जी, तो ये एक्ट जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा में जो गाइडलाइंस दिए थे तो उसी की बुनियाद पे जो है ये एक्ट बना हुआ है। और ये एक्ट अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अभी तो जब तक नोटिफाई नहीं होता है तो इस एक्ट के तहत उनका प्रोसिक्यूशन भी नहीं हो सकता है। तो उनका प्रोसिक्यूशन किस कानून के तहत होगा? जो विशाखा वाला केस था, जो उसमें जो गाइडलाइंस थे उसके हिसाब से जो है उन पर जो है वो मुकदमा चलेगा। और उसके इसी बीच में अगर मान लिया कि ये एक्ट ये नोटिफाई हो जाता है, लेकिन नोटिफाई होने के बाद भी जो है इस एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलेगा, क्योंकि उस एक्ट में जो है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। अगर उस एक्ट में अमेंडमेंट करके कर देते हैं कि इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी होगा, तब जस्टिस गंगोली जो है इस नए कानून के तहत उनका ट्रायल हो सकता है। अदरवाइज जो है जो पुराना कानून है, पुराना कानून क्या है, जो आपको जो है विशाखापट्टनम के जो गाइडलाइंस हैं और इंडियन पिनल कोड में 354 ए है जिसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया है। हालांकि उसमें ये नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सेक्सुअल हरासमेंट का बहुत माइनर केस है ये, कि वो जो है होटल में उन्होंने उस लड़की को बुलाया था और मौखिक रूप से अभद्र और व्यवहार किया था। लेकिन जो है जब वो लड़की जो है नाराज होकर के भागने लगी तो उन्होंने अपोलोजाइज भी किया था। तो ये सेक्सुअल हरासमेंट का कोई बहुत सीरियस केस नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका जो ट्रायल चलेगा, हो सकता है लीगली ये बहुत सीरियस केस नहीं हो, लेकिन चूंकि जो मामले सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं एक चूंकि पूर्व जस्टिस हैं वो, और पूर्व जस्टिस के नाते कहीं ना कहीं लोगों की निगाहें इस पे ज्यादा टिकी हुई है। और इसीलिए, और इस आप सही कह रहे हैं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए कि हम अपने जज के लिए भी कोई सिंपैथी नहीं रखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने इसमें जो है जो रिपोर्ट दिया है कि प्राइमा फेसाई जो है वो केस बनता है, और यकीनन ये सीरियस है। और जो है अगर उन्होंने किया है तो देन द लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स, क्योंकि जो है लॉ जो है यू मे बी वेरी हाई इन योर पोजिशन, समबडी मे बी वेरी लो इन पोजिशन, बट लॉ अप्लाइज टू ऑल ऑफ देम इक्वली। तो उन पर भी अप्लाई होगा, हम गलती करेंगे हम पर भी होगा, किसी और पे भी होगा। ये बिल्कुल आपका कहना सही है कि कानून को आपको अपना काम करना चाहिए, चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो या कोई भी आदमी हो, कानून को अपना काम करना चाहिए ताकि औरतों को सम्मान मिल सके और उनके साथ इस तरह की कोई बात ना हो सके जी। लेकिन महिला संगठनों के जो मांगे हैं, जिस तरह से एक माहौल में, खास कभी आप देखने तरुण तेजपाल का मामला सामने आया, वो मामला चल ही रहा है, उससे पहले 16 दिसंबर के से लोग किस तरह से लोग गुस्से में थे। तो कुल माहौल जो इस वक्त है, नए कानून बनाए गए, कानून के बाद कई तरह के मामले, इस बीच में उत्तराखंड में एक IAS अधिकारी जो है उन्हें निलंबित किया गया है, उनको वो इसमें है। तो कुल इन तमाम चीज़ों से माहौल में जस्टिस रिटायर्ड गांगुली साहब है, उनके ऊपर दबाव रहेगा। दबाव तो उन पर यकीनन है, अभी भी उन पर दबाव उस दबाव का वो दबाव जरूर महसूस कर रहे होंगे लोगों का। तो अब असल बात है कि इस समिति की रिपोर्ट के बाद इसकी मांग जो तेज होती हुई दिखाई दिख रही है कि आप उनको इस्तीफा देना चाहिए। ममता बनर्जी ने भी इस बात की वकालत की। थोड़ी मांग तो तेज होगी, लेकिन हमें लगता है कि बहुत दिन तक मांग रह न पाएगी, क्योंकि अंत में जब बीजेपी के लीडर सुषमा स्वराज ने भी
इस बात के लिए जो कहा, हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी उनसे अलग राय रखते हैं। कुल मिलाकर के ये मामला जो है तूल पकड़ता हुआ अब नजर आ रहा है आपको, अगर ये देखें मामला तूल पकड़ेगा। मामला इसलिए तूल पकड़ेगा कि एक तरुण तेजपाल का मामला चल रहा है और महिलाओं से संबंधित बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है। बहुत सारे जो आसाराम बापू का मामला हो गया या बलात्कार की घटनाएं जो बढ़ रही है, ये संकेत नहीं जाए कि दो मापदंडों से काम किया जा रहा है। इससे आक्रोश तो है लोगों में, संगठनों में, तो वो तो अपना काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने समिति का जांच सार्वजनिक करके कहीं ना कहीं ये और दबाव बढ़ जाएगा। नहीं, निश्चित रूप से मैंने पहले कहा कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में ज़्यादा डेमोक्रेट हैं। इस्तीफा मांगने की हमारी बड़ी रिवायत है, सच्चाई समझने बूझे बिना। तो ये तो अब सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने जब परमा फेसी स्थापित कर दिया है जी, तो ये डिमांड तो बढ़ेगा और लगता है कि बड़े लेवल तक डिमांड हो सकता है। और हम समझते हैं डिमांड का इफेक्ट भी हो सकता है, चाहिए उनको या नहीं चाहिए, लेकिन हमको लग रहा है कि उनको मजबूर किया जाएगा और इस्तीफा देने के लिए वो बाध्य हो जाएंगे। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। सांप्रदायिक हिंसा बिल समेत कई बिल पर सरकार, विपक्ष और अपने सहयोगी दलों के निशाने पर है। जहां सांप्रदायिक हिंसा जो बिल है उस पे बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ है, वहीं मुलायम सिंह यादव महिला आरक्षण बिल पे सरकार के आमने सामने है। सबसे पहले बात करते हैं सांप्रदायिक हिंसा बिल, जो खास करके जिस पर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और उन्होंने तमाम तरह की खामियां उन्हें गिराई। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा है इस बिल पे, वो आपको हम दिखाते हैं। It will be our effort to evolve a broad-based consensus on all matters which are of great legislative importance to our. कह रहे कंसेंसस बनाएंगे, ब्रॉड कंसेंसस बनाएंगे और इस पे भी बनाएंगे। और सिंधे साहब गृह मंत्री ने क्या कहा है वो भी आप सुन लें। हम जरूर सहमति बनाएंगे और ये बिल इसी सेशन में हम लाएंगे। फैसला न करें, नहीं, वो उनका काम वो करेंगे, हमारा काम हम करेंगे। के रहमान खान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको हम दिखाते हैं। Communal violence avoidance bill has been in the agenda of the UPA from very long time. It is there from 2005. Several consultations have been done, and then it is the commitment, our commitment of the UPA to bring this bill, and it is the need of our country is facing communal disturbances, and there is a need to legislation to curb these communal activities. 2005 से लेकर 2013 तक फिर आप क्या कर रहे थे कि रहमान खान साहब, ये आपको पूछ रहे हैं लोग, देश पूछ रहा है, लोग जानना चाहेंगे। रविशंकर प्रसाद भाजपा के उपनेता है राज्यसभा में, उन्होंने क्या कहा है वो आपको दिखाते हैं। सरकार के पास चूंकि महंगाई, भ्रष्टाचार, विकास के अभाव का जवाब नहीं है, इसलिए वो बांटने की कोशिश कर रही है। ये कैसा कानून है जो मानता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी राइट की विक्टिम नहीं हो सकती, और राज्यों के अधिकार पर सीधा ये बहुत बड़ा अतिक्रमण है। हम इसका पूरा विरोध करते हैं। जयललिता जी ने लिखा है, मोदी जी ने लिखा है। हम उम्मीद करते हैं सरकार विचार करेगी, और अगर सरकार इसको जबरन लाने का प्रयास करेगी तो हम पूरा विरोध करेंगे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने क्या कहा है वो भी आपको हम दिखाते हैं। कम्युनल वायलेंस का बिल जो है वास्तव में वो खुद बड़ा भारी कम्युनल बिल है, वो डिवाइसिव है, स्टेट और सेंटर के रिलेशंस को खराब करता है। उसमें आपकी भावनाओं को मैंने नुकसान पहुंचा दिया, हानि पहुंचा दिया, आघात कर दिया, इसका कोई मेजर तो है नहीं। हमें सारे बिल पर आपत्ति है, ये गलत तरीका है। और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो हैं मायावती, सरकार को लगातार बाहर से समर्थन देती रही है। हर लगभग तमाम जब ऐसे मसले आए हैं तो उन्होंने हमेशा सरकार को
समर्थन दिया है। क्या कह रही है बहन मायावती जी? सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये कानून बनाना चाहती है, तो मैं समझती हूँ कि ये जो कानून बनाने के लिए जा रहे हैं तो इसके ऊपर पहले आम सहमति बननी चाहिए और उसके बाद कोई फाइनली निर्णय लेकर तब इसको पार्लियामेंट के दोनों सदन में इसको लाना चाहिए। जेडीयू के नेता हैं नीतीश कुमार की पार्टी, किसी त्यागी ने क्या कहा इस बिल पे? This bill must be brought in the session because after the massacre of the innocent in 84 rights, तो जो जहां पर मेजोरिटी कम्युनिटी है उसकी बड़ी जिम्मेदारी है वहां के कम्युनल वायलेंस को चेक करने की। दिस इज नॉट अगेंस्ट द हिंदूज अलोन, दिस इज एम्ड अगेंस्ट द सिख्स ऑफ द पंजाब, the Muslims of the Jammu and Kashmir and of course the Hindus of Godrej and Muzaffarnagar also। राज्य की जो आपत्तियां हैं उनको एड्रेस करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन इसकी आड़ में दंगाइयों को छूट देने की कोई इजाजत के पक्ष में हमारी पार्टी नहीं है। गुरदास दास गुप्ता सीपीआई के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुन लें। Definitely support this bill. Communal violence bill. Definitely support. Thank you. There may be modifications we can want. As it is, we may not be, but we shall definitely support. Narendra Modi was never a member of parliament, and he is not a student of law. He knows everything under the sky. सीताराम येचूरी सीपीएम के नेता है, उन्होंने क्या कहा है वो भी आप देख लें। अब क्या बिल ला रहे हैं वो पता नहीं ना भाई। कम्युनल वायलेंस के बिल के ऊपर हमने आज की बात हुई 2004 में, जब इसके बारे में चर्चा हुई थी। न्यूनतम कार्यक्रम आपको याद होगा जो यूपीए सरकार की है, जो वामपंथियों की सपोर्ट से बनी थी, और वामपंथियों की बाहरी सपोर्ट के चलते हुए जो न्यूनतम कार्यक्रम बना था उसके अंदर इस तरीके की विधायक मौजूद है कि ये सरकार लाएगी। पिछला सरकार नहीं लाया, ये सरकार भी अभी तक लाई नहीं। ये कम्युनल वायलेंस के ऊपर एक बिल होगा जो बेसिकली कम्युनल विक्टिम्स के लिए रिहैबिलिटेशन और कॉम्पनसेशन, जिसके लिए आज कोई कानून नहीं है, उस कमी को पूरी करेगी। उस समय हमने कहा था कि बिल के अंदर दो बातें हैं जिसके जो आपत्तिजनक है, जिसको सुधारना है। पहला बात यह है कि वो सेंटर स्टेट रिलेशंस का सवाल, अब यहाँ पे स्टेट के अधिकारों के ऊपर या कुचलना या उसको बाईपास करना, ये हम मानते नहीं हैं कि वो गलत होगा, और उस तरीके की प्रावधान जो भी है उसको जो है आपको स्थगित करनी होगी बिल से। दूसरा सवाल यहाँ पे यही आता है कि ये विधेयक जो है सांप्रदायिक दंगों और सांप्रदायिक तनावों के चलते हुए जिन लोगों के ऊपर नुकसान हुआ उनको राहत दिलाने की बात, लेकिन बिल के डेफिनेशन में सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक दंगों के अलावा किसी भी तरीके की जो हिंसक घटनाएं घटी, किसी भी तरीके की तो तनाव की परिस्थिति पैदा हुई, उस सब को भी जो है ये बिल कवर करता है। इसके अंदर कई सारे खतरे हैं। आप कोई ट्रोजन या स्ट्राइक हो तो वो भी आपको स्ट्रिक्टली लीगली देखें तो वो भी कवर। शकील साहब आपके पास सबसे पहले आते हैं, कई तरह के सवाल है। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि हम कंसेंसस, ब्रॉड कंसेंसस बनाएंगे, तैयार करेंगे। वो तैयार नहीं किए और आ गए, यानी कि गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि हम इस पे सहमति बनाएंगे। सवाल है कि अगर आप इतने अहम बिल को अमली जामा पहनाना चाहते हैं, उसको कानून बनाना चाहते हैं, तो जो बात आज आप सवाल उठने के बाद कर रहे थे, ये पहल आपको पहले करनी चाहिए थी। नहीं, कई बार इस पर डिबेट हो चुका है, डिस्कशन हो चुका है, लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो बात कह रहे हैं, लेकिन अभी जो ऑब्जेक्शन है कई, तो बिल को तो इंट्रोड्यूस करके भी उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर कंसेंसस बनाने की कोशिश, क्योंकि यूपीए के भी लोगों का उसमें घटक दलों का जो भी है, जैसे मायावती का है, इनका है, कि उनको लाना चाहते हैं और पास भी कराना चाहते हैं, लेकिन उसको पास कराने के लिए उसमें जो कुछ थोड़ी बहुत तरमीम करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये सही कदम है। और सरकार को ये बिल लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, पहले आना चाहिए था,
इसलिए जल्दी इस बिल के बारे में पहले आना चाहिए था, सहमति के साथ आना चाहिए था, लोगों को साथ लेके इस पे बहस करके पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए था। देर आए हैं, है ना, एक सवाल है, दुरुस्त भी नहीं आए हैं, देर भी आए हैं और दुरुस्त भी नहीं आए हैं। नहीं, दुरुस्त हो जाएगा, डोंट वरी। नहीं तो नहीं आए ना, देर आए हैं, आप कह रहे हैं देर से आया और कह रहे हैं दुरुस्त हो जाएगा, इसका मतलब देर भी आए हैं, दुरुस्त भी नहीं आए। दुरुस्त इसलिए हो जाएगा ना कि ड्राफ्ट बिल में कई बातों को क्लियर करना पड़ता है, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये सब आम तौर पे चलते हैं। इसका ये मतलब नहीं डिफेक्टिव होता है, बिल में कभी कॉमा और फुल स्टॉप के अलावा कुछ भी चेंज नहीं होता है, लेकिन उस पर डिबेट होती है, उसके ऊपर लोग देते हैं अपने। ये वो बिल है, आपको लगता है ये वही बिल है जिसमें कॉमा और फुल स्टॉप? यहां तो तमाम बिल जो है कहीं ना कहीं मंशा पे सवाल उठाया जा रहा है, टाइमिंग पे सवाल उठाया जा रहा है। मुश्ताक अहमद साहब, देखिए आपके पास मैं शकील साहब आता हूं, मुश्ताक अहमद साहब से एक प्रतिक्रिया लेते हैं। जी, टाइमिंग गलत है, सहमति नहीं बनाई गई, तमाम लोगों का मानना है, बाकी तो विरोध जो है वो अलग अलग पॉइंट तो हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा सरकार देर आई है, दुरुस्त भी नहीं आई। देखिए, ऐसा है जी कि जो लोग इस बिल पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं जी, वो चाहे कोई भी हो, उसने इस बिल को ठीक ढंग से नहीं पढ़ा है। दो ऑब्जेक्शंस जो उठाए जा रहे हैं, बिल पे बाद में आएंगे। वो तो जो सवाल है टाइमिंग को, सबसे पहला जो समय है कि आप 2005 से लेकर 2013 तक इस बिल पर बैठे हुए हैं। नहीं, बैठे आपको नहीं, तब नहीं, आप तब ने सहमति आपने नहीं बनाई। बैठे नहीं हुए, मैं आपको बता रहा हूँ जी। देखिए, 2005 में जो ये बिल आया था तो वो जो है बहुत ही जो है टूथलेस बिल था ये। तो ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में इस पर जो है इन 3-4 सालों में जो है बहुत उस पर जो है बहस हुई है। 8 साल बहुत सारे एनजीओ जो भी बहुत सारे एनजीओ के उसमें सजेशंस आए हैं और फिर जो है वो हुकूमत के पास गए हैं। तो ये साल जो है बेकार नहीं गए हैं, बल्कि इस बिल को अच्छा करने के लिए बहुत जबरदस्त होमवर्क हुआ है और तब जाकर के ये बिल जो है 2011 वाला अपनी इस शक्ल में आया है, जो कि बहुत ही अच्छा बिल है। और मैं आपको बता रहा हूँ, बिल पे हम चर्चा करेंगे। अभी जो सवाल है टाइमिंग को लेके, नहीं समय को लेके, सहमति को लेके, पहले तो यहाँ पे सवाल है, फिर हम बिल के अंदर जाएंगे। देखिए, सहमति किस चीज के लिए होती है? कोई वैलिड ऑब्जेक्शन हो तब ना। बहुत सारे वो ऑब्जेक्शन पे आएंगे। पहले तो आप ये बताएं, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, कि आपको लगता है कि सरकार सही समय पे सही काम कर रही है? एकदम बिल्कुल सही समय पे काम कर रही है। अब तक जो है इस पर होमवर्क होता रहा है, अब जो है ये टाइम आया है, इस टाइम पे जो है इसको बिल्कुल जो है पास होना चाहिए। और टाइम और अन टाइम इतना इम्पोर्टेंट ये बिल है जो जिससे कि जो है हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ कायम होगा। जो हुंडे बदमाश जो बच्चों को, औरतों को जो काटते हैं और जो है घरों को लूटते हैं, जैसे मुजफ्फरनगर में हुआ है, इस तरह के जालिमों को जो है सजा देने के लिए ये बिल जो है ये कानून आ रहा है। तो इसमें टाइम और अन टाइम की क्या बात है? बिल्कुल जो है टाइमली है। और मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी सी डिले जरूर हुआ है। अगर पहले ये बिल पास होता तो मुजफ्फरनगर में जो हुआ है वो आप सब जानते हैं। चलिए, बहुत सारे दंगे हुए हैं देश में, उस पर दंगे पे अलग से चलिए हुआ होता। मुश्ताक साहब, वो जो ये काम किया, टाइमिंग ठीक है, टाइमिंग इज वेरी वेल, देयर इज नो व्हाट इज रॉन्ग। चलिए, आपके पास मैं आता हूं मुश्ताक साहब। टाइमिंग तो इसलिए बहुत गलत है कि सरकार के पास अब टाइम ही नहीं है इसको पास करवाने के लिए। टाइमिंग इसलिए गलत है? हाँ, क्योंकि इसके पास टाइम कहाँ है। ये संसद का शीत सत्र चल रहा है, ये अब तक के इतिहास का सबसे छोटा शीत सत्र है। 12 दिन का है, उसमें 3 दिन प्राइवेट मेंबर बिल का है, 9 दिन कुल समय बचता है। फिर उसके बाद एक वोट ऑन अकाउंट के लिए एक सेशन और होगा, फरवरी महीने में होगा, फिर चुनाव होगा। तो अब सरकार के पास है कहाँ, क्योंकि संसदीय प्रक्रिया है, उसके तहत गुजरने में इसको बहुत समय लगेगा। और जितना समय चाहिए इसको संसदीय प्रक्रिया के तहत गुजरने के लिए, उतना समय सरकार के पास नहीं है। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि सही समय पर आया है? क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के पास भी आ सकता है। और खास करके वी बोर्ड एक कह रहे हैं मुश्ताक साहब कि इस पर बहुत चर्चा हुई, लेकिन उन चर्चाओं वो प्रिपरेटरी चर्चा है, लेकिन पास करवाने वाली जो चर्चाएं हैं वो राजनीतिक दलों के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इसको संसद से पास कराया जाना है और राजनीतिक पार्टियों की सहमति लेकर करवाया जाना है। ये पॉलिटिकल इशू है ना, कोई एनजीओ का इशू नहीं है। तो पॉलिटिकल इशू है, लेजिस्लेटिव इशू है, तो पार्टियों के बीच में सरकार ने नहीं करवाया है। ये ठीक है, एनएसी की बैठक में इस पर चर्चा हुई है, सब लोगों ने भाषण किया अपना, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियों में सहमति बढ़ाने की जो कोशिश होनी चाहिए थी, वो हमें नहीं लगता है कि एक भी कोशिश अभी तक हुई है।
तो उस कोशिश करने के लिए भी सरकार के पास समय नहीं है। जब सरकार के पास समय ही नहीं बचा है इसको पेश करके पास करवाने के लिए, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये सही समय पर आया है? हाँ, ये सही समय इस आधार पर कह सकते हैं कि चुनाव होना है, सरकार को सरकार को दिखलाना है कि भाई मैं अल्पसंख्यकों के लिए प्रति कितना चिंतित हूँ। और इसमें सिर्फ ये धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं शामिल है इस बिल में जी, इसमें भाषाई अल्पसंख्यक भी हैं। भाषाई अल्पसंख्यक के कारण है बहुत तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा होगी, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा होगी कि उसका कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं बनाने वाले भी। डिटेल में चलेंगे उपेंद्र जी। जो शकील साहब, जो उपेंद्र जी बात कह रहे हैं कि आपने राजनीतिक सहमति बनाने के प्रयास नहीं किए, आपने जिस समय पे लाया वो सबसे छोटा सत्र भी है, आपके पास चुनाव के बिल्कुल संसद सत्र के उस पड़ाव में लाए हैं जहां पर की तमाम चीजें कम पड़ जाएंगी आपको, तो कहीं ना कहीं मंशा सरकार की ठीक नहीं दिख रही है। देखिए, मंशा के ऊपर तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं। मैंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। जब भी, जैसे मुश्ताक साहब कह रहे थे कि जब भी कोई अच्छा काम कर लिया जाए, चाहे देर से ही सही, लेकिन वो अच्छा काम होना चाहिए। उपेंद्र जी कह रहे हैं वो काम हो नहीं सकता। हाँ, उपेंद्र जी की बात से हम सहमत हैं कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है उसको पूरा करने में ये टाइम नहीं पूरा दे पाएगा। लेकिन ये तो हम सोचते हैं अगर सारे लोग जिम्मेदारी से इस बिल को पास करना चाहे तो 9 वर्किंग डे, उपेंद्र जी जानते हैं, इज एनफ। एक वर्किंग डे में भी इसको पास किया जा सकता है अगर अपने लोग सहमति बना लेते हैं तो। इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। सत्र के समय में आप सहमति नहीं, इससे पहले नहीं बनती है। पार्लियामेंट बिल जब पास कराना होता है इस तरह का मसला जहां जिसपे साफ आमने सामने आप सुन लीजिए एक मिनट। कभी भी पार्लियामेंट के पहले सहमति किसी बिल पर नहीं होती है। पार्लियामेंट में बिल आने के बाद अपनी ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, अपने सहयोगी साथियों के जरिए इसको पास कराना है। साथी और सहयोगियों की ये राय है कि बिल को पास करा लिया जाए, तो छोटी बड़ी बातों को करके निश्चित रूप से यह बिल पास हो जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं ये हो जाएगा। एक, अब जहां तक दूसरा पक्ष का ताल्लुक है, बीजेपी के लोग पहले भी जब बिल लाया जा रहा था, जब बिल पर डिबेट हो रहा था, जब पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के तहत तमाम लोगों से डिस्कशन के लिए आम जनता को निमंत्रण दिया गया था, इस पर अपनी राय दीजिए, जिस पर बहुत लोगों ने राय दी, उस पर भी उनका विरोध था। आज भी विरोध है। उनका विरोध इसी तरह है, जब सच्चर कमेटी पार्लियामेंट में लाई गई थी तो गिन लिया जाएगा, सही हालात का मुसलमानों को अंदाजा कर लिया जाएगा तो उससे देश टूट जाएगा, ये कहते थे। तो कहां सच्चर कमेटी के बाद तो आज उनको टूट जाना चाहिए, शर्म तो उनको आनी चाहिए कि जो सच्चर कमेटी के बाद अब कहते हैं कि देखिए कांग्रेस ने ये बुरी हालत कर दी है। ये सेम वही बिल है, वही कह रहे हैं, वही एटीट्यूड है जो है। उनको एक फोबिया का शिकार है कि मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए इस में शब्द कुछ आ जाए तो वो फोबिया का शिकार हो जाते हैं। और चूंकि चुनाव का वक्त है और नरेंद्र मोदी मास्टर हैं इस बात के लिए कि वो एक तबके को एड्रेस करना चाहते हैं कम्युनलिज्म के बेस पर, ये आरोप तो सरकार पे भी लग सकती है। नहीं लग सकते हैं, ये तो सरकार ये विरोध नहीं कर रहा है। चोरी ने कहा कि उसमें जो हमने जो कहा था, उन्होंने कहा कि 2004 में जो हमने कहा था उससे अलग कर दिया गया। उसमें हमने कहा था रिहेबिलिटेशन और उन्होंने कहा जो सांप्रदायिक भावना से प्रेरित होकर ही अगर कोई कांड किया गया उसके बारे में मैंने कहा था, लेकिन इसमें छोटी छोटी हिंसाओं को भी शामिल कर दिया गया है तो बहुत व्यापक बना दिया गया। तो उसका जो डेफिनेशन है उस पर सवाल खड़ा कर रहे थे और वो बहुत बड़ा सवाल है। भाई सांप्रदायिक बिल्कुल आप किसे कहते हैं? बिल पे आते हैं सीताराम येचुरी उस पर सवाल खड़ा कर रहे थे कि हमने जो कहा था। नहीं, हम सीताराम येचुरी अगर सवाल करते हैं या दूसरे हैं, कुछ लोग जो लेटर लिखने की आदत है जिनके बारे में येचुरी भी कहे कि वो ना पार्लियामेंट के मेंबर हैं और ना कागता है उड़ाए और लेटर लिख के कम्युनलिज्म और अपनी कर रहे हैं, वोट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरदास गुप्ता ने कहा, वो भी कहा। तो ये भी हम कह रहे हैं कि ये इनकी राय है, ये बस फोबिया का शिकार हैं। अगर विपक्ष, इसलिए उनके विपक्ष की, उनके बीजेपी मैं पास नहीं होने दूंगा, उन्होंने कहा, किसने कहा? बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मैं किसी कीमत पर पास नहीं होने दूंगा। क्या मतलब है? आपकी अनार्की है, आप चाहते नहीं है इस मुल्क के अंदर जो कमजोर तबका है वो
मंशा नहीं है, वो सरकार की मंशा नहीं है। आप पहले उपेंद्र जी ने जो पहली बात में कह दी कि किस समय आप लेके आए हैं, सरकार की मंशा नहीं हो सकती है, बिल पास हो सकता है। राजनीति करेगी मुश्ताक साहब जी, ऐसे कौन से फाइनल पॉइंट्स है जो बात आज तमाम बीजेपी को छोड़ के तमाम, आप चाहे मायावती को देख लें, आप चाहे केसी त्यागी को देख लें, एक पॉइंट है उस बिल में जो सबसे अहम है कि ये सेंटर स्टेट रिलेशन पर सीधा सीधा इसका हमला है। देखिए, एक तो ऑब्जेक्शन ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको जो है ये प्रभावित कर रहा है जी। और दूसरा एक ऑब्जेक्शन ये है कि इसमें मान करके चला जा रहा है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी ही जो है वो जुल्म करेगी और माइनॉरिटी जो है, पहले एक पे स्टेट वाले पे आते हैं, हाँ 2 हो गए ना, अब आइए आप फेडरल पे। देखिए, जब जो है ये बिल जो है जब इसकी ड्राफ्टिंग हो रही थी तो इस पर जो है बहुत डिस्कशन हुआ है नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में, और बड़े बड़े जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स और सारे लोग जो आए हैं कि जो है अगर जो है इसमें फेडरल स्ट्रक्चर जो है एडवर्सली अफेक्ट होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा और ये जो है क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए जो उसका ध्यान रखा गया है कि सेंटर स्टेट के रिलेशन जो है ख़राब ना हो। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि जो वहाँ पे नेशनल अथॉरिटी बनाया गया है तो नेशनल अथॉरिटी के साथ साथ जो है स्टेट अथॉरिटी भी बनाया गया है, और नेशनल अथॉरिटी को जो पावर्स दिए गए हैं वही जो है स्टेट अथॉरिटी को भी। क्या फाइन पॉइंट्स है जिसके वजह से आपको लगता है कि ये इस बिल को कानून में बनाना चाहिए, इस बिल का कानून बनना चाहिए? हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान की बदनसीबी ये है कि अगर एक आदमी का कत्ल हो जाता है तो उसको फांसी की सज़ा हो जाती है, लेकिन एक साथ जो है अगर सैकड़ों लोगों को मारा जाता है तो उसमें किसी को सज़ा नहीं होती है। इंडियन पिनल कोड में भी इस तरह के प्रोविज़न्स हैं कि जो है कम्युनल राइट्स होते हैं, मार काट आगजनी होती है तो उसमें सज़ा हो सकती है, लेकिन वो जो है नाकाफ़ी रहा है। इसलिए जो है ये महसूस किया गया कि जो 1984 में सिखों के साथ हुआ और 2002 में जो गुजरात में जो हुआ तो उसको मध्य, क्योंकि कानून जो बनता है वो जो है सोसाइटी की जो नीड होती है उसको देख करके बनता है, तो उसकी रोशनी में आया कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो कि जो है मास जो मर्डर्स होते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं, उसमें जो बदमाश हैं, जो होलीगन्स हैं, उनको जो है सज़ा दी जा सके। ये क्यों उन लोगों को सज़ा नहीं मिल पाती है? क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें से निकल जाता है। इंडियन पिनल कोड वगैरह में उन लोगों को पकड़ने की कोई बात नहीं है। पहली बार जो है इस बिल में जो है ऐसा प्रोविज़न दिया गया है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है कि अगर जो है कोई एसोसिएशन है और उसके लोग जो हैं कम्युनल राइट्स में इन्वॉल्व हैं तो उस एसोसिएशन का जो हेड होगा वो भी जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आर्म्ड फोर्सेस या आर्मी अगर वहाँ पे आती है और उसमें से कोई गड़बड़ करता है तो जो है जो कमांडर होगा, जो कमांड देता है, वो भी जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और एक और बहुत अच्छा प्रोविज़न ये है कि जब कम्युनल राइट्स हो जाते हैं तो एसपी के खिलाफ या एसएचओ के खिलाफ या डीएम के खिलाफ जिसने ये करवाया है उसके खिलाफ जो है क्रिमिनल केस करने जाते हैं तो सैंक्शन नहीं मिलता है। तो इसमें इस तरह का एक प्रोविज़न रखा गया है कि कोई सैंक्शन के लिए अप्लाई करता है, हुकूमत अगर 3 महीने के अंदर जो है सैंक्शन नहीं देती है तो मान लिया जाएगा कि सैंक्शन मिल गया है। तो इसमें ऐसे प्रोविज़न्स हैं कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं जिनके कनाइवेंस से जो ये सारा मामला होता है, पहली बार जो है इसमें ऐसे प्रोविज़न्स रखे गए हैं जिससे कि उनको भी सज़ा मिल सकती है। और जिस दिन जो है उनको सज़ा होगी उस दिन जो है ये कम्युनल राइट्स जो है वो बंद हो जाएंगे। आप जानते हैं कई जगह ऐसा हुआ है। चलिए, आपने पॉइंट्स बता दिए क्यों ये जरूरी है। एक चीज मैं और यहाँ पे और बता दूं, दूसरा जो सवाल है सुन लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहा जाता है कि ये जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी को जो है नज़रअंदाज किया गया है कि वही जो है जुल्म करेंगे और माइनॉरिटी सफरर होगी। ये बिल्कुल गलत है। ये इसलिए लोग कह रहे हैं कि उन लोगों ने इस बिल को जो है पढ़ा नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ है, सुन लीजिए, उसमें 1 मिनट सुन लीजिए, अपनी बात खत्म कर दूंगा मैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि माइनॉरिटीज, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड्स एंड ऑल अदर पीपुल उसमें दिया हुआ है। तो ये जो है वन साइडेड नहीं है। ये जो है अगर मान लिए कि
मेजॉरिटी कम्युनिटी का कोई जो है अफेक्ट होता है तो उसके लिए भी जो है इसमें प्रोविज़न है। लेकिन सवाल ये है कि लोग पढ़ते नहीं हैं, अब अगर पढ़े हुए जो है टीवी पे और अखबार में स्टेटमेंट देने लगते हैं। दिस इज द रियलिटी। तो ये जो बिल है, ये कानून जो है, ये कानून के स्टूडेंट के हैसियत से मैं बता रहा हूँ, जो भी ये चाहता है कि हिंदुस्तान में अमन कायम हो, हिंदुस्तान और मजबूत से मजबूत बने, उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, मार काट, उसके लिए जरूरी है कि ये बिल पास करवाएं। इसके लिए जरूरी है कि ये बिल पास करवाएं, शकील साहब के तौर पे काम करें। आप मानते हैं कि उसके लिए जरूरी है ये बिल जो है? जितनी डिटेल से मुश्ताक साहब ने बताया है जी, और निश्चित रूप में ये गलतफहमी जिन लोगों को दूर होनी चाहिए। और लेकिन एक सवाल कहा कि फोबिया का शिकार एक पार्टी है, उससे हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। उनको न पढ़ने से मतलब है, उनको सियासी चाल से मतलब है, और मायावती, नरेश अग्रवाल, केसी त्यागी, सबके अपने अपने ऑब्जेक्शंस हैं और तमाम लोगों के ऑब्जेक्शंस है इस पे, उस पे हम अलग से आएंगे, फोबिया। लेकिन आपको लगता है कि ये बिल जो है अमन और शांति और कम्युनल वायलेंस रोकने के इरादे से उसमें चीजें हैं जो इसको रोक पाएगा? क्योंकि जब भी देश में इस तरह के वातावरण बने हैं, दंगे हुए हैं, तो वहां आम लोग, कम्युनिटी वहां पे शामिल नहीं होता, बल्कि राजनीतिक जो दल हैं उनकी अपनी सियासत होती है, जिसके कारण दंगे होते हैं। दंगों के लिए, और दंगों के लिए अगर किसी को पनिशमेंट करना है तो राजनीतिक दलों के जो हस्तक्षेप होते हैं उस पे नहीं, राजनीतिक दलों का भी हाथ होता है, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन का होता है दंगों को बढ़ाने में, बहुत बड़ा हिस्सा। और कभी कभी नाकारे अधिकारियों को कंट्रोल अधिकारियों को नकारा बनाने में किसकी अधिकारियों को नकारा बनाने में किसकी भूमिका? अब वो डिबेट अलग है, लेकिन अब इसके मतलब ये इंडियन पेनल कोड की भी इस देश में जरूरत नहीं है, कोई कानून की जरूरत नहीं है। अगर कानून में डेली हम कानून बनाते हैं दंगों के लिए, कोई जहां मुश्ताक साहब ने कहा एक आदमी कत्ल करता है उसको तो सजा 1 मिनट में आप दे देते हैं, सजा हो जाती है, फांसी चढ़ा दी जाता है। लेकिन दंगों का इतिहास देख लीजिए जिसमें हजारों हजार लोग मुड़े हैं और 10 आदमी को भी सजा नहीं मिल पाती है, इसलिए कि कानून इतना पोख्ता नहीं है। अब कानून को पोख्ता बनाइए, अगर उसमें कोई कमी बेशी है तो सरकार के नजरिया को छोड़िए। मैं बात कहता हूं कि परफेक्ट कानून बनना चाहिए, नीड है इस सोसाइटी की, इस देश की, हम ये नीड समझते हैं। देखिए, ये जो किस्तों में करके आप समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है यह कोशिश ही गलत है। हमारा पूरा जो लीगल सिस्टम है वो रिफॉर्म चाहता है। ये सिर्फ कम्युनल वायलेंस रिलेटेड मामला को ही आप क्यों दे रहे हैं? दूसरी तरह के जो अपराध हो रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो दूसरे तरह के जो अपराध हो रहे हैं, सफ़ेद पोश अपराध हो रहे हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेज हो रहे हैं, या जो वायलेंस हो रहा है, ब्लडी वायलेंस भी दूसरे जो विद इन कम्युनिटी जो हो रहा है जी, तो वो सब के लिए आप एक ऐसा कानून बनाइए, एक ऐसी कानूनी व्यवस्था आप बनाइए जिसमें कि अब जैसे बोडोलैंड में हुआ, वहां किस तरह से डील करेंगे? सवाल इसमें गुंजाइश है इस बिल में। तो उसमें एक शेड्यूल ट्राइब, दूसरा हो गया आपका माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, तो उसमें शेड्यूल ट्राइब है, उसको भी मिला हुआ है प्रोटेक्शन। जैसा कि मुश्ताक साहब ने कहा था और मैंने भी पढ़ा है। ओबीसी मैंने नहीं देखा, अभी बोल्ड हैं तो हो सकता हो, मैं भी दोबारा देखूंगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो था प्रोटेक्शन है, फिर ओबीसी को आपका मेजोरिटी हो गया कि ओबीसी तो हमेशा सब जगह करीब मेजोरिटी में आता है। माइनॉरिटी में हिसाब से आपको जो जनरल कम्युनिटी वाले लोग हैं वो कहेंगे कि हम माइनॉरिटी में हैं, या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वो है माइनॉरिटी में। ये तो ओबीसी तो 50% ज्यादा, हमेशा कोई 60% बोलता है, 52% बोलता है। तो ये बात सही है कि कॉम्प्रिहेंसिव जो है, हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म की जरूरत है। टुकड़ा जहाँ समस्या होती है फिर वहाँ समाधान करने के लिए आ जाते हैं। नहीं, बहुत सारे कानून बनाए जल्दी, लेकिन इस बिल को जो आपने पढ़ा है, इस बिल में जो उन्होंने बनाई कि क्यों ये पास होना चाहिए, क्यों इसको कानून बनना चाहिए, आपको क्या लगता है क्यों नहीं बनना चाहिए? इस बिल में एक बहुत बड़ी परेशानी ये है कि ये है जो हमारे एक मनुस्मृति हुआ करती थी जी, ये मनुस्मृति को आप दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। मनुस्मृति मैंने खुद नहीं पढ़ी है, जो अम्बेडकरवादी हमारे दोस्त हैं वो पढ़े, वो हमें बतलाते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि एक ही अपराध के लिए शूद्र को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को अलग अलग सजा का प्रावधान था। शूद्र को बहुत ज्यादा सजा, ब्राह्मण को बहुत कम सजा। तो वो एक ही अपराध के लिए अलग अलग वर्ण के लोगों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान
है। तो इसमें भी एक ही तरह के बेस पर या व्यक्ति के कम्युनिटी के बेस पर भी नहीं है। ये कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया है कि ये जुल्म जो होता है कभी कभी कम्युनिटी बेस्ड होता है, जिनकी आवाज नहीं आती है। ये ग्रुप क्लैश बहुत समस्या है। इसमें समस्या ये है कि एक ही मान लिया कि एक कम्युनिटी मनुस्मृति, हाँ मनुस्मृति को आप दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं अलग फॉर्म में, एक अलग फॉर्म में, कि एक ही जो अपराध के लिए अलग अलग समूह से लिखा गया है उसमें कि मेजोरिटी माइनॉरिटी का जो किया गया है, मेजोरिटी को ज्यादा सजा मिलेगी और माइनॉरिटी को कम, ऐसा बिल में कोई कहीं उसमें क्या मेजोरिटी व्यक्ति इंडिविजुअल है, एक माइनॉरिटी इंडिविजुअल है, ये दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों ने उससे का सिर फोड़ दिया। तो जो माइनॉरिटी का जो सिर फूटेगा उसके मुकदमे की सुनवाई इस एक्ट के तहत होगी। कम्युनल वायलेंस एक्ट जो है इसके तहत उसके मुकदमे की सुनवाई होगी, फास्ट मुकदमा होगा और क्या क्या सब होगा, सजा का प्रावधान भी ज्यादा होगा। और जो उसका जो सर फटेगा, मेजोरिटी क्लास के व्यक्ति का जो सर फटेगा, तो उसके मुकदमे की सुनवाई वो जनरल आईपीसी है उसके तहत नहीं होगी जी। ये बिल में नहीं है ये प्रोविजन, ये बिल में प्रोविजन है जो कॉमनल क्लैश के तहत अगर इंसिडेंट होता है तो इस बिल से देखा जाएगा। इसमें ये नहीं है उपेंद्र जी ने जो सवाल किया है वो अच्छा सवाल है, क्योंकि मतलब लॉ जो बनता है तो उसको लॉ को डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, और अगर वो डिस्क्रिमिनेटरी होगा तो आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा, और वो अगर चैलेंज होगा तो रिक्वेस्ट हो जाएगा वो कानून जी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो इसमें जो लिखा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी एंड अदर पीपुल, अभी जो है एक मीटिंग हुई थी इसी बिल पे जस्टिस अहमदी साहब की सदारत में जी। तो उस पर डिस्कस किया गया था कि ये देखा जाए कि इस बिल में क्या क्या लैकुना है। तो ये बात जो उपेंद्र जी ने उठाई है ये भी आई थी जी। तो उसमें जो एक जगह जो लिखा हुआ है एंड ऑल पीपुल, तो उसमें जो है वो उसको कवर करता है। तो इसमें लेकिन जो उपेंद्र जी ने बात कही है, अगर फिर उसको पढ़ा जाए, इस तरह की चीज होगी तो उसको जो है दूर करना चाहिए। नहीं, उसमें वही सवाल नहीं सवाल लोग वही सवाल कह रहे हैं। मैं आप ये कह रहे हैं एक आप पढ़ लीजिए, मैंने भी उसका कुछ पार्ट देखा है, पूरी डीपली नहीं। लेकिन ये बिल जो कवर करता है, ये बिल ऐसा कवर करता है इंसिडेंट के बेस पर, कम्युनल इंसिडेंट है या ओबीसी के साथ या किसी के साथ ग्रुप क्लैश के लिए इंसिडेंट है। तो ये ऐसा नहीं होगा, एक मिनट सुन लीजिए, एक ऐसा नहीं होगा इसमें कि इस बिल के तहत अगर दो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग अगर विक्टिम हुए, एक अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग विक्टिम हुए, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए अलग से आईपीसी की धारा लगेगी। वही बता रहे हैं, ये नहीं है, नहीं है, कह रहे हैं वो है, लेकिन नहीं बदलने की जरूरत है। वो कह रहे हैं वो है, बदलने की जरूरत है। वो कह रहे हैं, वो कवर्ड कह रहे हैं कि कवर्ड हो गया है, वो बिल कवर्ड है, ये लकोना कवर कर लिया गया है। वो आप क्या कह रहे हैं मुश्ताक साहब की उसमें है या नहीं? आपने पढ़ा, आप कहते हैं कि आपने पूरे बिल को पढ़ा है, अच्छी तरह से पढ़ा, ये है या नहीं है? नहीं, ये नहीं है। देखिए मैंने भी 2 साल पहले पढ़ा, उसके बाद चेंज हुआ, अभी चेंज हुआ है ना, अभी बहुत चेंज हुए हैं। 2 साल पहले लिखा हुआ है, मेरे घर में होगा। आप देख लीजिए पुराने बिल और अभी नए बिल में बहुत फर्क है। हाँ, आप जो नया वाला, बहुत से लोगों के पास पुराना वाला बिल है, 2 साल पहले अभी जो लेटेस्ट वाला है वो मेरी गाड़ी में रखा हुआ है, मैं देता आपको। ये बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत इसलिए इसको डीपली पढ़ने की जरूरत है। और बिल को पास करने के पहले मैं ये समझता हूं कि सरकार ने गलती की हो, सरकार की जो नियति हो, एक अच्छा काम है बिल पेश हो और बिल पर बड़ा अच्छे से सब लोग डिस्कशन करें और पास करें। अच्छी बात है, रिहेबिलिटेशन के लिए अगर कोई कानून बन जाए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए मुजफ्फरनगर में सही ढंग से रिहेबिलिटेशन नहीं हो पा रहा है। परसों में खबर सुन रहा था कि 32 बच्चे जो ठंड से मर गए हैं कैंपों में। इतने दिन हो गए दंगे के, अभी तक भी 10,000 से ज्यादा, 10,000 तो एक ही नहीं, कोई गांव में वापस नहीं होने दे रहे हैं ना। बहुत सारे सवाल है। शकील साहब, जी, मुश्ताक साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास समय कम है, मसला बहुत ही अहम है, इसमें बहुत सारे सवाल है।
फिर इस पे बहस होगी ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।